बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। आप सवाल पूछिए। In English. Look, what we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built, brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it, the whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government, and the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 big business people by तो पूरी ताकत आप में रहेगी और यह कि आज़ादी की खातिर आप अपनी जान को कुर्बान करने देने के लिए तैयार रहेंगे। जिस झंडे के नीचे आज हम खड़े हैं, जिसको आपने अभी सलामी दी है, वह किसी एक जमात का नहीं है, ये एक देश का झंडा है। अब तक अगर आपने किसी खास जमात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाते हुए काम किया है तो आप गलती पर थे। वे सभी लोग जो आज इस झंडे के नीचे खड़े हैं हिंदुस्तानी है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि हिंदुस्तानी हैं। जिन स्वयंसेवकों ने आज इस झंडे को सलामी दी है उन्हें इसकी इज्जत रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा। एक बार फिर याद रखिए कि जबकि ये झंडा फहराया जा चुका है, ये तब तक नहीं झुकने पाए जब तक कि एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत या बच्चा हिंदुस्तान में रहता है। आप बताइए, 29 के अंदर पंडित नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पिछले साल में कभी झंडे की बात की इन लोगों ने? उपलब्धि पिछले साल में किसकी कोई बात हो रही है उसकी? आप क्या चाहते हैं, देश को किस दिशा में लेना चाहते हो, धीरे धीरे समझ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो समस्या हमारे सामने चुनौती भरी है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। मेरा निवेदन यही है। धन्यवाद। राहुल जी, एक मिनट सीधा, वन बाय वन। राहुल जी, डेमोक्रेसी में जो भी टूल्स होते हैं किसी इशू को उठाने के लिए, आपने संसद में चर्चा करा, सरकार के कई लोगों ने बोला, उन्होंने महंगाई है मानने से इनकार कर दिया, आपने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर लिया, आप सड़क पर हैं। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार प्रेशराइज नहीं हो, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? क्या इसलिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं? क्या इसलिए कि जनमत उनके साथ है? क्यों प्रेशर नहीं पड़ रहा है? करेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं ले रही गवर्नमेंट? जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है।
आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধী এবং সেই বৈঠক থেকে একের পর এক ইস্যুতে কেন্দ্র সরকারকে কার্যত কটাক্ষ করছেন তিনি। লোকতন্ত্রের মৃত্যু হচ্ছে এমনটাই জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। 70 বছর ধরে বানানো হয়েছে, 5 বছরে মেরে ফেলা হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী। এখন 5 জনের নির্দেশে দেশ চলে, বিস্ফোরক দাবি করছেন রাহুল গান্ধী। या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप, लोगों को सड़क पे फेंक रही। कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस दुनिया के सब देशों से बेहतर था। यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड। हिंदुस्तान की सरकार कह रही है नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में आप जाएंगे, वहां पे मतलब लाशों की ढेर लग गई थी। गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है। আপনারা দেখছেন রাহুল গান্ধী তিনি সাংবাদিক বৈঠক করছেন এবং সেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে একের পর এক ইস্যুতে কেন্দ্র সরকারকে কার্যত কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন তিনি। ভারতে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে এমনই বললেন রাহুল গান্ধী। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব নিয়ে কোথাও কোনো কথা বলা যাচ্ছে না। ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, সিবিআই দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। দেশে যা হচ্ছে তা ভয়াবহ। সাংবাদিক বৈঠকে বললেন রাহুল গান্ধী। মিডিয়াকেও এগিয়ে আসতে হবে এমনটাই কিন্তু বলেছেন তিনি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি রাহুল গান্ধী তিনি সাংবাদিক বৈঠক করছেন এবং সেই বৈঠক থেকে একের পর এক ইস্যুতে কেন্দ্র সরকারকে কার্যত কটাক্ষ করছেন তিনি। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধী তিনি সাংবাদিক বৈঠক করছেন এবং সেখান থেকে একের পর এক ইস্যুতে কেন্দ্র সরকারকে কার্যত কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন তিনি। তিনি বলছেন যে বিভিন্ন জায়গাতে রীতিমতো डरते हैं, जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है, चाइना नहीं आया, রাহুল গান্ধী তিনি সাংবাদিক বৈঠক থেকে কার্যত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন। তিনি বলছেন 24 ঘন্টা মিথ্যে কথা বলে এই সরকার, বেকারত্ব নিয়ে কোন রকম কোনো কথা বলা হয় না, এমনটাই বলছেন তিনি। গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে বললেন রাহুল গান্ধী। है ही नहीं डर। किस चीज से डरना? डर नहीं।
ভারতে বেকারত্বের সংখ্যা বেশি। রাহুল গান্ধী তিনি বলছেন কোভিড নিয়েও ভুল তথ্য কেন্দ্রের, এমনটাই কিন্তু গুরুতর অভিযোগ করেছেন তিনি। কিছু করলেই ইডি সিবিআই এর ভয় দেখানো হয়, কিছু করলেই ইডি সিবিআই কে ব্যবহার করা হয়, এমনটাই অভিযোগ করলেন সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাহুল গান্ধী। এমনকি কোভিড কালে কেন্দ্র ভুল তথ্য দিয়েছে এমনটাও বলেছেন তিনি। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कह दी, मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं। तो जितना भी ये मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे मुझे फायदा होता है। I get great joy when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness, अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है। मुझे बैटलफील्ड जो है वो और समझ आती है। लड़ाई क्यों हो रही है मुझे वो समझ आता है, और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। আপনাদের শোনাচ্ছিলাম রাহুল গান্ধী তিনি বলছেন যত বেশি বেকারত্বের কথা বলা হয় ততই আমার উপর আক্রমণ করা হয়, আমার উপর আক্রমণ হলে আমার ভালোই হয়, আমি খুব খুশি হই, আমার মনোবল বেড়ে যায়, এমনটাই বললেন রাহুল গান্ধী। এর পাশাপাশি তিনি বলেন যদি সুযোগ হয় তাহলে ইডির সেই আধিকারিককে যে আপনারা প্রশ্ন করুন যিনি আমাকে জেরা করেছিলেন, এমনটাই বললেন রাহুল গান্ধী। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर, and there are consequences to this. You will see there are going to be devastating consequences to this, because the people of India are not just going to keep quiet. সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধী তিনি বললেন তাকে যে ইডি অফিসার জেরা করেছে তার সঙ্গে কথা বলুন, সে বলে দেবে কি কথা হয়েছে। দেশে গণতন্ত্র মারা গেছে, গণতন্ত্র এখন স্মৃতিতে, এমনটাই বললেন রাহুল গান্ধী। Question all you want. Question all you want. Right? There is absolutely nothing there. Everybody knows it. So question all you want. My job is to resist the idea of the RSS. That's my job. And I'm going to do it. The more I do it, the more I will be attacked. The harder I will be attacked. I am happy. Attack me. देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? सीधी सी बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो आज हालत है उसके बारे में है। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। রাহুল গান্ধী তিনি বললেন এই সাংবাদিক সম্মেলন বেকারত্ব মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে, কেননা সাধারণ মানুষ দেশবাসীর যেটা প্রয়োজন সেই বিষয়কে নিয়ে কিন্তু তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করছেন, এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। वो डराने की कोशिश करें, करते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, ये एक बात समझिए, ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं, और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया,
सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। मैं गुजारिश करूंगा एक एक करके सवाल कीजिए, सबको मौका दिया जाएगा। राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सवाल देंगे और इनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है। हाँ सानिया। সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী তিনি বলেন গান্ধী পরিবারকে আক্রমণ করানো হয় কারণ আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, আমাদের দেশে কোটি কোটি লোক আছে, আমরা লোকতন্ত্রের জন্য লড়াই করি, এটাই আমাদের কর্তব্য। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন রাহুল গান্ধী। We have been asking for a discussion on price rise. No discussion was allowed. Practically no discussion is allowed in parliament. The Chinese troops came into India, they occupy India, no discussion is allowed. Unemployment we want to raise, no discussion is allowed. Price rise, no discussion. Agnipath, no discussion. No discussion is allowed. It is much more beneficial for us to have discussion in parliament. We demolish the government every single time we have a discussion in parliament. Right? 1 second, please let me speak. Right? We demolish the government every single time we have a discussion. You're aware of it. They don't want a discussion. They can't face a discussion. That's the truth. And this is not only a Congress issue. They cannot face a discussion with any opposition party. বিরোধীদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না সরকার। আমরা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কথা হয়নি। অগ্নিপথ মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক ইস্যুতে কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কোনো কথা বলতে দেওয়া হয়নি। সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই বললেন রাহুল গান্ধী। हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। You see, please understand. What? Sunil, he has already answered that question. He has said that this. Sunil, please refer to the earlier answer. I will please refer to that one. It is there. You can look at the video. You can look at the video nicely and it's all there. কেন্দ্রের বিরুদ্ধে করা সমালোচনা করে তিনি বলেন পার্লামেন্টে আলোচনা করা বারণ, ওরা আলোচনার মুখোমুখি হতে চায় না। আমরা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কোনো কথা বলতে দেওয়া হয়নি। অগ্নিপথ থেকে শুরু করে মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক ইস্যুতে কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তা বলতে দেওয়া হয়নি। Something else. I don't think the finance minister has any understanding of what is going on.